बच्चों, अस्सलामुअलैकुम। आइए पहले तिलावत सुनते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति लहुम जन्नातुन नईम। जो लोग ईमान लाए और नेक काम करते रहे इनके लिए नेमत के बाग हैं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। आइए हम सब मिलकर अल्लाह के नाम पढ़ते हैं। या मन हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानिर रहीम अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिन मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बार अल मुतकब्बिरुल खालिकुल बारि वल मुसव्विरुल गफ्फार अल क़हारुल वहाबुर रज़्ज़ाक़ुल फ़त्ताहुल अलीम अल क़ाबिज़ुल बासितुल ख़ाफ़िज़ुर राफ़िअ मुअज़्ज़िल मुज़िरुस समीउल बसीरुल हकीमुल अदल अल लतीफ़ुल ख़बीर अल हलीमुल अज़ीम अल गफ़ूरुश शकूर अल अलीयुल कबीरुल हफ़ीज़ुल मुक़ीत अल हसीबुल जलील अल करीमुर रक़ीब उल मुजीबुल वासिअ उल हकीमुल वदूदुल मजीदुल बाइसुश शहीद अल हक़्क़ुल वकील अल क़वियुल मतीन अल वलीयुल हमीद अल मुहसिल मुब्दिउल मुईद अल मुहयिल मुमीतुल हय्युल क़य्यूम अल वाजिद अल माजिद अल वाहिदुस समदुल क़ादिरुल मुक़्तदिर मुक़द्दिमुल मुअख़्खिर अव्वलुल आख़िर अज़्ज़ाहिरुल बातिन अल वालिद वल तआलल बर तव्वाबुल मुंतक़िम वल अफ़ूर रऊफ़ुल मालिकुल मुल्की ज़ुल जलाली वल इकराम अल मुक़सितुल जामिउल गनीयुल मुग़नियुल मानि दारुन नाफ़िउन नूर हादिल बदीउल बाक़ी अल वारिसुर रशीदुस सबूरुल लज़ी लैसा कमिस्लिही शैउन वहुवस समीउल बसीर। मौलन प्रोग्राम में हादिया और नबिया की तरफ से खुशामदीद। सबसे पहले आज की अच्छी बात। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने कहा, इंसान का हर अमल खुद उसके लिए है और रोज़ा ख़ास मेरे लिए है और मैं ही उसका बदला दूंगा। रोज़ा रखने का मतलब है कि हम सुबह फजर की नमाज से पहले खाना खा लें, इसे सहरी कहते हैं, और फिर मगरिब के अज़ान तक कुछ ना खाएं पिएं। जब मगरिब के अज़ान हो तो रोज़ा खोल लें और खाना खा लें, इसे इफ्तारी कहते हैं। रोज़े के दौरान हमने कुछ खाना पीना नहीं होता, लेकिन सिर्फ खाने पीने से परहेज़ करने को रोज़ा नहीं कहा जाता। रोज़ा हमें बहुत से गलत कामों से रोकता है। रोज़े का मतलब है सच बोलें, बड़ों का एहतराम करें, उनकी बात मानें और लड़ाई झगड़ा ना करें। रोज़ा असल में हमें गुनाहों से बचाता है। रोज़े तो हम पूरे साल में कभी भी रख सकते हैं, लेकिन रमज़ान के रोज़ों का सबसे ज़्यादा सवाब है। अल्लाह रोज़ेदार की दुआ ज़रूर सुनता है। हादिया, रोज़ों में हम एक दूसरे की इफ्तारी भी कराते हैं, इससे मेहमान और मेज़बान दोनों का सवाब मिलता है। और हाँ नबीहा, सबसे ज़्यादा खुशी तो रोज़ेदार को तब होती है जब रोज़ों के ख़त्म होने पर उसे अल्लाह ताला की तरफ से ईद का तोहफ़ा मिलता है। इस दिन सब बच्चे, बड़े, बूढ़े और जवान नए साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर ईद की नमाज़ पढ़ने जाते हैं और सबसे ईद मिलते हैं और हमें ईदी भी मिलती है। बहुत मज़ा आता है। इसी अच्छी बात के साथ आइए सुनते हैं आज का पहला कॉम्पोनेंट, जो है 1 2 3 मैथमेटिक्स की मशीन। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। 1 2 3 मैथमेटिक्स की मशीन में राहिला माहिन आपको खुशामदीद कहती हैं। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और घर बैठे अपने स्कूल का काम कर रहे होंगे, है ना। आज स्टूडियो आते वक्त मैंने एक बच्चे को कुछ चीज़ों के साथ खेलते हुए देखा। चले हम इनसे कुछ बातें करते हैं।
अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या नाम है आपका? वालेकुम अस्सलाम मिस, मेरा नाम अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला, ये आप इतनी सारी चीजों के साथ क्या कर रहे हैं? मुझे इन सब के पेयर्स बनाने हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे करूं। अच्छा, तो ये आपके पास क्या चीज है सबसे पहले? मिस, मेरे पास 10 स्टार्स हैं। अच्छा, तो ये मुझे बताएं पेयर होते क्या हैं? मिस, पेयर्स दो एक जैसी चीजों के जोड़े होते हैं। ठीक है, तो अब आप एक काम करें, आप दो दो स्टार्स को एक तरफ रखें और मुझे बताएं कितने पेयर बने। मिस, ये तो 5 पेयर्स बन गए। वेरी गुड। अब आप बताएं आपके पास और क्या चीज है? मेरे पास 9 स्टिकर्स हैं। अच्छा, अब 9 स्टिकर्स में दो दो स्टिकर्स को अलग अलग करते जाएं, कितने पेयर बने? इसके 4 पेयर्स बने, लेकिन मिस, इसमें से एक बच गया। जी हाँ, 9 पेयर्स में एक बच जाएगा। अच्छा जी, और क्या चीजें हैं आपके पास? मेरे पास 8 पेंसिल्स भी हैं साथ में। अच्छा, 8 पेंसिलों के कितने पेयर बन सकते हैं? इसके 4 पेयर्स बनेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं बचेगा। वेरी गुड। अच्छा, इरेजर्स कितने हैं? 7 इरेजर्स हैं मेरे पास। चलें, अब इरेजर्स के पेयर बनाते। इसके 3 पेयर्स बने, लेकिन मिस, इसमें भी एक बच गया। वेरी गुड, इसमें भी एक बच गया। अच्छा, अब बताएं टॉफियां कितनी हैं? ये जो मेरे पास टॉफियां मौजूद हैं वो 6 हैं। इसके पेयर्स बनाएं। इसके 3 पेयर्स बनेंगे। मुझे समझ आ गया, 5 शार्पनर्स में 2 पेयर्स बनेंगे, एक बच जाएगा, लेकिन 4 कॉपीज के 2 कंप्लीट पेयर्स बन जाएंगे, है ना? जी, और रूलर्स कितने हैं? रूलर्स 3 हैं, एक पेयर बनेगा और एक बच जाएगा। और चॉकलेट? मेरे पास 2 चॉकलेट्स हैं और 2 एक जैसी चीजों को पेयर कहा जाता है, तो मतलब एक ही पेयर है। और एक किताब जो बची है उसका क्या होगा? मिस, एक ही से तो पेयर नहीं बन सकता, किताब एक ही है। वेरी गुड, इसका मतलब है आपने चीजों को सॉर्ट आउट कर दिया। इनमें कुछ ऐसी थी जिनके आपने पेयर बना लिए और कुछ ऐसी थी जिनके पेयर नहीं बने। अब आप मुझे ये बताएं कि किन नंबरों के पेयर बने हैं? जिन नंबर्स के पेयर बन चुके हैं वो 2, 4, 6, 8 और 10 थे। अच्छा, अब जरा वो नंबर्स बताएं जिनके पेयर नहीं बने। जिनके कंप्लीट पेयर्स नहीं बने थे वो 1, 3, 5, 7 और 9 थे। अच्छा अब्दुल्ला, क्या आपको पता है कि जिनके पेयर मुकम्मल तौर पर बन जाते हैं उन्हें हम इवन नंबर्स कहते हैं, यानी कि जुफ्त तादाद। इवन नंबर्स। और जिनके पेयर्स ना बने वो उन्हें हम तादाद कहते हैं, यानी कि ऑड नंबर्स। मैं बताता हूँ, जैसे 1, 3, 5, 7 और 9। वेरी गुड अब्दुल्ला। अब ये बताओ कि 13 और 22 में कौन सा नंबर ऑड है? 1 मिनट, पहले मुझे इसके पेयर्स बनाने दें। बिल्कुल नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। आपको ये तो पता है ना कि इवन नंबर में 2, 4, 6, 8 और 10 है और ऑड नंबर आपके 1, 3, 5, 7 और 9 है। ठीक है ना? जी मिस, ये तो पता है। जी, अब जिस भी नंबर के यूनिट प्लेस में 1, 3, 5, 7 या 9 लिखा होगा उन्हें हम ऑड नंबर कहेंगे, और अगर यूनिट में 2, 4, 6, 8 या 0 होगा उन्हें हम इवन नंबर कहेंगे। ठीक है? अच्छा, तो इसका मतलब है कि 22 के यूनिट में 2 है तो वो इवन नंबर है, और 13 के यूनिट में 3 तो वो ऑड नंबर है। बिल्कुल सही। अब आप किसी भी नंबर को ऑड या इवन कह सकते हैं। आपको सिर्फ यूनिट प्लेस में देखना है कौन सा डिजिट है। ठीक है, चलें अब आप कोई नंबर बोलें। 31 और 46, इसमें से 31 ऑड है और 46 इवन। वेरी गुड। 132। इसमें तो 1 और 3 है जो ऑड नंबर्स हैं। मैंने आपको कौन सी प्लेस वैल्यू देखने को कहा है? मिस, आपने मुझे यूनिट प्लेस वैल्यू को देखने के लिए कहा था। तो यूनिट प्लेस में क्या है? यानी 132 यूनिट में 2 है। अच्छा, इसका मतलब है कि सिर्फ यूनिट की बुनियाद पर हम डिसाइड करते हैं कि ऑड है या इवन। बिल्कुल सही। हम सिर्फ यूनिट प्लेस की बेस पर किसी भी नंबर को ऑड या इवन कह सकते हैं।
चलें, अब मैं आपको कुछ नंबर बोलूंगी, आप मुझे बताएंगे कि ये ऑड है या इवन। और सामईन, आप भी अब्दुल्ला की तरह सुने गौर से और मुझे बताइएगा कि ये नंबर ऑड है कि इवन। चले, पहला नंबर है 65। 65? 65 में 5 ऑड नंबर है, तो ये भी ऑड नंबर होगा। 72। 72 में तो 2 है जो इवन नंबर है, तो 72 भी 2 की तरह इवन नंबर होगा। वेरी गुड। 109। 109 मिस, इसमें 9 है, मतलब ये भी 9 की तरह ऑड नंबर है। जी हाँ। 110। 110 मिस, 0 क्या होता है? बेटा, जब भी 0 यूनिट प्लेस में आएगा तो वो नंबर इवन नंबर होगा। जैसे आपने 10 स्टार्स के 5 कंप्लीट पेयर्स बनाए थे, है ना? तो आपने यूनिट प्लेस के डिजिट को देखना है, अगर वो 0 है तो आपने उसे इवन कहना है। हाँ तो अब्दुल्ला, आपको ऑड और इवन अच्छी तरह से समझ में आ गया? जी मिस, मुझे बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया। हाँ तो बच्चों, अब्दुल्ला को तो समझ आ गया, उम्मीद है आप लोगों को भी समझ आ रहा होगा और आप ऑड और इवन नंबर्स को बआसानी डिफरेंशिएट कर सकेंगे। इससे मुताल्लिका काम आपकी मैथ की बुक्स में मौजूद है, वो कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है ना? अब वक्त हुआ है वर्जिश का, तो चलें वर्जिश करते हैं। हाँ तो भाई, एक्सरसाइज शुरू करते हैं। पहली एक्सरसाइज वार्म अप एक्सरसाइज है, जिसमें हम पंजों के बल उछलेंगे। आज की एक्सरसाइज की खास बात यह है कि इसमें हम ऑड और इवन नंबर्स पढ़ेंगे। तो तैयार हैं आप लोग? जी, पंजों के बल उछलना शुरू करें। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। जी बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएं। थक गए आप लोग? चलें, सांस की मशक करते हैं। नाक से सांस लीजिए, 2 सेकंड रोकें, मुंह से निकाल दें। दोबारा नाक से सांस लीजिए, 2 सेकंड रोकें, मुंह से निकाल दीजिए। फिर आप नाक से सांस लीजिए, 2 सेकंड रोकें, मुंह से निकाल दीजिए। बिल्कुल सही। आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट एक्सरसाइज? जी, अब मैं आपको जरा बता दूं, इसमें आपने सबसे पहले अपने हाथ दोनों नाक की सीध में सीधे कर देने हैं। जब मैं दूसरा नंबर बोलूंगी तो आप कंधों के ऊपर उठा लेंगे हाथ। जब मैं तीसरा नंबर बोलूंगी तो आप शोल्डर की स्ट्रेट लाइन में कर देंगे, यानी कंधों की सीध में। और जब मैं चौथा नंबर बोलूंगी तो आप दोबारा दोनों हाथ नीचे ले आएंगे। तो इस तरह नाक की सीध में 1, उसके बाद दोनों कंधों के ऊपर 2, कंधों की सीध में 3 और साइड में 4। आर यू रेडी? अब हम पढ़ेंगे ऑड नंबर्स। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 1। वेरी गुड, आपको समझ में आ गया ये? दोबारा करते हैं। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19। वेरी गुड। चलिए अब सीधे खड़े हो जाइए। सांस की दोबारा मशक करते हैं। नाक से सांस लीजिए, 2 सेकंड रोकें, मुंह से निकाल दीजिए। दोबारा नाक से सांस लीजिए, मुंह से निकाल दीजिए। आखिरी दफा नाक से सांस लीजिए और इसे मुंह से निकाल दें। कैसे लगा? मजा आया डिफरेंट नंबर्स के साथ? उम्मीद है आपको ये काउंटिंग याद हो गई होगी। हाँ तो बच्चों, ताजा दम हो गए आप? जी, क्योंकि अब हमें पढ़ना है पॉलीगॉन्स के बारे में। ठीक है, पॉलीगॉन एक 2 डायमेंशनल शक्ल को कहते हैं जो कि क्लोज फिगर होती है। तो सबसे पहली शक्ल बनती है 3 लाइनों से,
ठीक है ना। यानी पहली शेप आपकी 3 लाइन से मिलकर बनेगी, जिसको हम कहते हैं ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल के 3 साइड्स और 3 वर्टिसेस होते हैं। ठीक है ना, 3 कोने होते हैं। उसके बाद जो शक्ल है वो 4 कॉर्नर्स की होगी, जिसको हम कहते हैं चौकोर। लेकिन अगर वो चौकोर लाइंस, चारों लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होंगी और सेम लेंथ की होंगी, तो वो बन जाएगा स्क्वायर। ठीक है ना। तो आज हम बात कर रहे हैं रेक्टेंगल की, जो कि एक चौकोर शक्ल है। ठीक है, रेक्टेंगल के 4 साइड्स होते हैं और 4 वर्टिसेस होते हैं, तो वो तो स्क्वायर की भी है। तो फिर इनमें फर्क क्या है? देखें, स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, जैसे कैरम बोर्ड के चारों साइड्स बराबर होती हैं, आपका चेस बोर्ड हो गया, लूडो गेम हो गया, ये सब के चारों साइड्स बराबर हैं। इवन जो आप स्लाइस खाते हैं बटर लगा के, उसके भी चारों साइड्स बराबर होते हैं। ठीक है ना, ये तो होगा स्क्वायर। लेकिन जब हम रेक्टेंगल की बात करते हैं, रेक्टेंगल के आमने सामने के यानी ऑपोजिट साइड सेम होते हैं। ठीक है ना, रेक्टेंगल के भी 4 साइड्स और 4 वर्टिसेस होते हैं। रेक्टेंगल की चारों लाइनें स्ट्रेट होती हैं। ठीक है, अब मेरे साथ यहाँ 2 बच्चे मौजूद हैं। हम अपने अतराफ में ढूंढते हैं कि रेक्टेंगल हमें कहाँ कहाँ से मिलेगा। तो मेरे साथ जो 2 बच्चे हैं वो भी जरा ढूंढेंगे, तो हम देखते हैं कि रेक्टेंगल कहाँ कहाँ है। हाँ तो बच्चों, कहाँ मिला आपको रेक्टेंगल? डोर। डोर, बिल्कुल, डोर आपका रेक्टेंगुलर है। मिस, कबर्ड में भी तो रेक्टेंगल से नजर आता है। जी, कबर्ड का फ्रंट, बैक, साइड, यहाँ पर रेक्टेंगुलर सरफेसेस होंगी। ठीक है, क्योंकि ये 3D ऑब्जेक्ट्स हैं सारे। टिश्यू बॉक्स। टिश्यू बॉक्स की भी सारी सरफेसेस रेक्टेंगुलर होती हैं। मिस, बुक्स। बुक्स, जी हाँ, बुक्स की भी सारी सरफेसेस रेक्टेंगुलर हैं। कैलेंडर। जी, कैलेंडर भी रेक्टेंगुलर होता है। पेपर्स। पेपर्स, जी, पेपर्स भी रेक्टेंगुलर होते हैं। फ्रिज। जी, फ्रिज की साइड्स वाली सारी सरफेसेस रेक्टेंगुलर हैं। टीवी स्क्रीन भी तो रेक्टेंगुलर है। जी बिल्कुल, टीवी स्क्रीन रेक्टेंगुलर है। ट्रे। ट्रे भी रेक्टेंगुलर हैं। वेफर्स। वेफर्स बिस्किट भी होते हैं रेक्टेंगल्स। वेफर्स बिस्किट भी रेक्टेंगुलर होते हैं, और भी ऐसे क्रीम वाले बिस्किट आते हैं जो कि रेक्टेंगुलर होते हैं। जायनमाज। जायनमाज, वेरी गुड, जायनमाज भी रेक्टेंगुलर होती हैं। अरे वाह, आप बच्चों ने तो बेशुमार चीजें गिनवा दी जो कि मेरे ध्यान में भी नहीं थी। लेकिन आपको इस बात का ख्याल रखना है कि रेक्टेंगल एक 2 डायमेंशनल शेप है और हम इस शेप को 3 डायमेंशनल शेप में ढूंढ रहे हैं। ठीक है ना, जैसे टिश्यू पेपर बॉक्स, फ्रिज, ये सब आपके 3 डायमेंशनल शेप्स हैं। रेक्टेंगल यानी कि मुस्ततील में सिर्फ लेंथ और विड्थ होती है, हाइट नहीं होती। यानी लंबाई और चौड़ाई होती है, ऊंचाई नहीं होती। अब आपने ये करना है कि आपके कॉपी में रेक्टेंगल को ड्रॉ करना है। तो उसके लिए आप एक काम करें, सबसे पहले अपने रूलर को कॉपी के ऊपर रखें और उसको पेंसिल से ट्रेस कर लें। रूलर हटाएंगे, रेक्टेंगल तैयार हो गया, है ना। अब आप इससे मिलता जुलता एक बड़ा रेक्टेंगल बना लें। ठीक है, और उसमें कलर कर दें, अम्मी अब्बू को भी दिखाएं और उनसे स्टार भी लीजिए। जी, तो बच्चों, उम्मीद है कि आपको ऑड और इवन नंबर्स और रेक्टेंगल्स की यानी कि मुस्ततील अशकाल के बारे में समझ आ गया होगा। अपनी किताबों में मौजूद मशकों को हल करें। अपनी मेजबान राहिला माहिन को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान। हादिया, आपका रुमाल किस शेप का है? स्क्वायर शेप का है। और नबीहा, आपका दुपट्टा कौन सी शेप का है? रेक्टेंगल, यानी हमारे आसपास हर चीज किसी न किसी शेप की है। नबीहा, आज हम कसौटी खेलें? ठीक है। इस बार हम शख्सियत बूझेंगे। मजा आएगा। मैंने शख्सियत सोच ली। ठीक है, तो मैं सवाल शुरू करती हूँ। मेरा पहला सवाल है, नबीहा, जो आपने शख्सियत सोची है, क्या वो मर्द है? नहीं। तो क्या वो जिंदा है? जी बिल्कुल। तो ये शख्सियत एक औरत है जो जिंदा है। अच्छा, क्या उनका ताल्लुक पाकिस्तान से है? जी बिल्कुल। अच्छा, तो वो पाकिस्तानी औरत है। तो क्या उनका ताल्लुक पंजाब से है? नहीं। सिंध से है? नहीं। कहीं उनका ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से तो नहीं? जी बिल्कुल, आप सही समझ रही हैं।
क्या वो अपनी तालीम की वजह से मशहूर हैं? नहीं। तो क्या वो किसी खेल से ताल्लुक़ रखती हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, तो ये पाकिस्तानी औरत हैं जो जिंदा हैं, उनका ताल्लुक़ गिलगित से है और वो खिलाड़ी भी है। गिलगित तो एक पहाड़ी इलाका है, यहाँ कौन कौन सी गेम्स हो सकती हैं? यहाँ तो पहाड़ों से ही रिलेटेड कोई गेम होगी, या तो वो माउंटेन क्लाइंबर होंगी या पोलो खिलाड़ी। तो क्या वो माउंटेन क्लाइंबर थी? जी बिल्कुल। तो क्या ये वो खातून तो नहीं जिन्होंने पहाड़ की चोटी को सर किया है? जी बिल्कुल। आपकी शख्सियत समीना बेग है ना? जी जी, आपने सही गेस किया। बच्चों, आपको पता है कि समीना बेग वो पहली खातून है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को सर किया, जो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखती हैं। बच्चों, मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं। समीना बेग 4 साल की थी जब उन्होंने पहाड़ों पर चढ़ना शुरू किया था, और उन्होंने पहाड़ों पर चढ़ने की ट्रेनिंग बाकायदा अपने भाई से 15 साल की उम्र में हासिल की। वैसे हादिया, आपने इतनी जल्दी कैसे गेस कर लिया? एक्चुअली नबीहा, मैंने कुछ दिन पहले ही इनके बारे में पढ़ा था, इसलिए मुझे याद था। चले नबीहा, मैंने सोच लिया है, अब आप गेस करना शुरू करें। ठीक है। क्या आपकी शख्सियत मर्द है या औरत? औरत है। क्या वो जिंदा है? नहीं। पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखती हैं? जी हाँ। सियासत से हैं? नहीं। फौज से? जी बिल्कुल। क्या वो आर्मी में थी जो जमीन पर रहकर पाकिस्तान की हिफाजत करते हैं? नहीं। अच्छा, तो फिर क्या वो नेवी में थी जो समुद्र में रहकर पाकिस्तान की हिफाजत करते हैं? नहीं। फिर तो वो एयरफोर्स में ही होंगी। जी बिल्कुल। तो क्या ये पहली पाकिस्तानी खातून थी जो एयरफोर्स पायलट थी? बिल्कुल दुरुस्त। अच्छा, ये तो फिर मरियम मुख्तियार हैं। बिल्कुल सही। आज के गेम से हमें बहुत दिलचस्प इंफॉर्मेशन हासिल हुई। तो आइए सुनते हैं अगला कंपोनेंट, जो है एडवेंचर्स ऑफ प्रोफेसर बंटी। Assalamualaikum and good afternoon to you all. Welcome to Adventures with Professor Bunty. मैं हूँ आपकी होस्ट युस्ट्रा और हमारे साथ है हमारे फेवरेट प्रोफेसर बंटी, और हम दोनों आपको हमारे शो में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। जी हाँ, वेलकम बैक किड्स। Today we are back to listen to some amazing adventures of Professor Bunty, from which we will learn a lot of things. और हम कहानियाँ भी तो सुनते हैं मिस युसरा। बिल्कुल, और हम कहानियों से भी बहुत कुछ सीखते हैं। So Miss Yusra, what are we learning today? Today, Professor Bunty, we will learn about the letter F. We will learn about prepositions, and I will also tell you the word of the day later. Wow, आज तो बहुत मजा आने वाला है बच्चों को। Indeed. So let's start with the letter of the day. The letter of the day today is letter F. Do you know the sound of letter F? The sound of letter F is F. ओह, लेटर F तो बहुत इंटरेस्टिंग लेटर है। प्रोफेसर बंटी, लेटर F से आपको क्या याद आता है? लेटर F से मुझे अपना नन्हा साथी फैनी द फ्रॉग याद आ गया। फैनी द फ्रॉग से आप जरूर किसी एडवेंचर पे मिले होंगे। Yes, I met Fanny the Frog on an adventure. आए बच्चों, let's listen to this adventure and see how many four words we can identify. You can make a list of this as well, and we will discuss them after the adventure. Long time ago, I was traveling in the fancy forest. It was really beautiful. I was staying at a small hut. After having my breakfast, I went out to explore the forest. I walked for a couple of miles and came across a large fountain. The fountain was made of white marbles, and it was sparkling in the sunlight. There were different fruit trees around it as well. मैं वहाँ रुका के थोड़ा पानी पी लेता हूँ, फिर आगे एक्सप्लोर कर लूँगा. I sat down to drink water and was greeted by some whispers. Someone was talking near me, but I didn't know who it was. I called out, "Who is it? Who is talking there?" There was no reply. मैंने आगे पीछे देखा मगर कोई नजर नहीं आया और वो आवाज भी गायब हो गई थी. I thought I imagined it and sat back down by the fountain. Suddenly those whispers started again. This time I decided I will look for whoever was making that noise. I got up silently and started circling around the fountain. On the other side, I saw a little frog hiding behind a few flowers. The frog saw me and shrieked a little. "Hey little fellow, I am not going to harm you. Who are you?" "I am Professor Bunty. Who are you?"
I am Fanny the Frog. Hello, Fanny. Why are you hiding here? And why are you whispering? I am hiding from a clever fox. He has been disturbing me and my family for quite some time. Why? What is the fox doing? He keeps chasing us around the forest. He doesn't hurt us, but he makes us run a lot. And we are tired of his games. Where is your family? They are across the river. I got lost while running from the fox, and I hurt my leg so I can't jump. Hence, I decided to hide here. Oh, do you need help getting back? Because I'm heading that way. I can help you get back to your family and look at your leg too. Oh, thank you. I would appreciate that. I picked up Fanny and kept him on the side of fountain. I took out a first aid kit from my bag and put a bandage on his leg. I picked him up and we started walking towards the river. When we reached the river, I smelled something weird. Hey Fanny, do you smell fuel? It's normal, Professor. Near the river, there is always a smell of fuel. People come in their cars and boats, and the fuel tank leaks into the river and in the forest as well. That is extremely dangerous for the wildlife here. Yes, I know, but no one understands us, so we can't help it. Oh, that is sad. We kept walking toward the river and finally reached it. There was a bridge that we needed to cross, and I could see fire across the bridge. Oh my god! Fire! My family! Why is there fire? We must extinguish it. How, Professor? We can use water from the river. Put me down. I can ask the fish to help us. That's a good idea. I put Fanny down and he hopped over to the river. He caught some fishes and I went to see what the matter was. I asked the fishes, how did the fire started? The clever fox found a lighter. He was scaring everyone with it and didn't realize there was fuel around the area. He mistakenly set the area on fire and now he is stuck in the fire and we don't know how to help. Oh, you can collect water from the river and throw it out to the fire. Ask all your fish friends to do it because then we can extinguish the fire quickly. Fanny, you ask all the animals to help us as well. Everyone started helping in collecting water in their mouths and beaks, and soon the fire was getting smaller and smaller. Then Fanny the frog came with 2 giant elephants and they filled up their trunks with water and completely put out the fire. The clever fox was on the other side of the fire and looked very scared. He was shivering. I went to him and checked if he got hurt because of the fire. He was fine, but he was really upset. Thank you so much for saving me. I did not save you. The other animals did. The animals saved my life, but I keep disturbing them. Well, now you can apologize to them. The fox and I went back to the animals, and the fox apologized to everyone for his behavior. Everyone was very understanding. The fox promised to be kind to them. I was very happy that all the animals were getting along. Fanny the frog found his family as well, and they were safe, and they were all safe too. Fanny the frog, the fish, and all the other animals thanked me for my assistance and bid me farewell. I went back to the hut and made sure to alert the forest management about the incident. They took care of the rest of it and banned any more cars going inside to prevent fuel leaks. What a thrilling adventure, Professor. That was quite intense. Indeed it was. तो बच्चों, did you make that word list? All the words from letter F? अगर नहीं बनाई तो मेरे साथ बना लें. चलें, tell me if the following words are in your list. Fish, fruit, frog, fox, flower. What other words were there, Professor? Fire, family, fountain and fuel. Well done बच्चों. ये तो आपने बहुत अच्छी लिस्ट बनाई है. And what did we learn from this story? हमें fox के attitude से क्या सबक मिला? कि we should not disturb other people. सबको साथ मिल बांट के रहना चाहिए. Let's move on to our next segment now. आज हम पढ़ेंगे about prepositions. Who knows what prepositions are?
A preposition is a word or phrase that connects part of speeches in a sentence. कोई भी word जो किसी भी noun, pronoun, verb या adjective को connect करता है, we call it a preposition. Prepositions usually tell us the place or location of something. Yes, Professor Bunty, those are called preposition of place. These prepositions indicate the position of something. Like we can say the book is on the table. ये जुमला हमें बताता है कि बुक टेबल के ऊपर है because we used on here. Oh, so if we say the book is under the table, so under भी preposition हुआ. जी हाँ प्रोफेसर, because under also tells us the location of the book. Oh, I think I understand that. So basically any word that give us the position of something can be called a preposition. बिल्कुल. Any word that indicates the position of something is called a preposition. Let's play a game, Professor Bunty. I will speak a sentence and you will have to tell me what the preposition in the sentence is. आप बच्चों से भी मदद ले सकते हैं. Okay, let's try this then. Okay, first sentence. The cat is under the table. Oh, this is easy. Under is the preposition because it tells us the position of the cat. Correct, Professor. Okay, next. The key is locked inside the car. Oh, बच्चों मुझे help करें इसमें. What do you think is the preposition in this sentence? क्या? Inside. Miss Yusra is inside the preposition. बिल्कुल सही. आपके नन्हे साथी तो आपकी मदद कर रहे हैं, प्रोफेसर. चलिए नेक्स्ट वन. His shoes are below the stairs. बच्चों इसमें preposition क्या है? जोर से बोले, मुझे आवाज नहीं आ रही. क्या? Below. Miss Yusra, below is the preposition because it tells us the position of the shoes. Well done, Professor, and well done, kids, for helping the professor. अब बारी आ गई है word of the day की. The word of the day today is forgive. क्या आप जानते हैं forgive का मतलब क्या होता है? Forgive means no longer feel angry about something or wish to punish someone who did you wrong. Forgive का मतलब है किसी को माफ कर देना. Forgiveness is a great attribute to have. It is a quality that everyone likes and appreciates. Yes, indeed. We must all try to forgive people. You need to be really strong to forgive someone. गुस्सा तो सबको आता है, पर माफ करना सबको नहीं आता. मिस युसरा, आपकी बातें सुनकर मुझे अपने बचपन की एक कहानी याद आ गई. चलें प्रोफेसर बंटी, आप वो कहानी सुनाएं, एंड देन हम बच्चों से उस कहानी से रिलेटेड कुछ सवाल भी कर लेंगे. When I was in school, I had a lot of friends. One of my friends was Sarah. Sarah was very kind and a very sweet girl. एक दिन हमारी टीचर ने कहा कि हम क्लास में presentations करेंगे. We had to do a show and tell. Everyone had to bring their favorite toys from home and tell the class what the toy was and why they liked it. अगले दिन हम सब अपने toys लेकर स्कूल पहुंच गए. I took my favorite teddy bear with me. It was brown and very cute. I called it Fluffy. मैं स्कूल पहुंचा तो I showed Fluffy to Sarah. Sarah played with my teddy bear. I asked her where her favorite toy was. She took out a car from her bag. She showed me how her car could be made into a robot and then back to a car. It has wheels and eyes and everything. It was really cool. मैं काफी impress हो गया था. And I played with it for a while as well. फिर show and tell start हुआ. I told the class about Fluffy and Sarah showed everyone her car. Everyone was very impressed. Then we all kept our toys in our bags and went for lunch break. हम ब्रेक से वापस आए तो देखा कि सारा का बैग खुला हुआ था. Sarah quickly checked her bag and saw that the car was broken. She got very upset. She went to the teacher and complained. The teacher asked everyone if someone knew how Sarah's car got broke. Everyone said no except Ali. The teacher asked Ali and Sarah to wait and sent everybody else away. Once everyone was gone, she asked Ali what had happened. Ali was very upset. He said that he wanted to play with Sarah's car during break, but it fell from his hand and broke. Sarah was furious, and the teacher was too. But the teacher appreciated Ali for telling the truth and told him that he should not open Sarah's bag without her permission. And if you break something, you tell the other person. Ali was really ashamed.
He kept apologizing to Sarah about it. Sarah, who was looking very angry, suddenly she smiled at Ali. She forgives him. Ali and the teacher both were very surprised how quickly Sarah forgave Ali for breaking her favorite toy. The teacher asked her why she forgave him so quick. She said her mother taught her to forgive people, and she remembered her mother's advice and decided to forgive Ali. Then we all three became best friends. Wow, your friend Sarah was so amazing. She forgave Ali for breaking her favorite toy. Yes! चलें बच्चों, आपने ये कहानी गौर से सुनी? क्या? हाँ? Okay, then let's see if you can answer the following questions about this story. Why did everyone have to bring a toy in class? Yes, for the presentation of show and tell. What was Sarah's favorite toy? It was a car. Yes! What was the name of Professor Bunty's teddy bear? जी हाँ, it was called Fluffy. Who broke Sarah's car? Ali broke Sarah's car. Well done everyone. आप लोगों ने तो कहानी को काफी गौर से सुना था. बट क्या आप जानते हैं इस कहानी में आपको क्या सबक मिला? That we must forgive people. सारा को भी बहुत बुरा लगा था कि अली ने उसका फेवरेट टॉय तोड़ दिया. But she chose to forgive him rather than breaking his toy. तो प्रोफेसर बंटी, आज बच्चों ने क्या क्या सीखा? आज बच्चों ने सीखा लेटर F और उसका साउंड फ. एंड लेटर F के कुछ वर्ड्स जैसे कि फिश, फ्रूट, फ्रॉग, flower. Then they learn about prepositions, which are the words that indicate the position of something. And finally, they learn about the word of the day, forgive. अब वालिदैन के लिए एक एडवाइस. मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आज का लेसन अपने बच्चों के साथ जरूर दोहराएं. आज के लेसन से रिलेटेड वर्ब बुक में जो काम है वो बच्चों को कराएं. तो बच्चों, आई होप आपने आज का लेसन एंजॉय किया. अगले लेसन तक बी काइंड, बी थैंकफुल एंड लर्न टू फॉरगिव पीपल. एडवेंचर्स ऑफ प्रोफेसर बंटी यहाँ खत्म हुआ. मैं हूँ आपकी होस्ट युसरा और मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ. आपसे जल्द ही दोबारा मिलेंगे. शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज. चलें, जाते जाते हम एक पोम सुन के जाते हैं.
I love Professor Bunty's adventures. और हर मर्तबा उनका एडवेंचर किसी न किसी लेटर के साथ एसोसिएट होता है, जैसे F फॉर फैनी द फ्रॉग और फॉरगिव भी। इसी के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।